नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत शुक्ला और आप देख रहे हैं नवनीत जीएस सेंटर। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है नवनीत जीएस सेंटर, जिसका उद्देश्य है आपको जीएस, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उस खंड को आप तक पहुंचाना, उसकी जानकारियां आप तक पहुंचाना, ताकि आपका जीएस पोर्शन मजबूत हो सके। हालांकि आप देखेंगे तो आपके आगामी एग्ज़ाम्स जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आरओ और बीईओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उस क्रम में आपका जीएस का पोर्शन मजबूत होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और होना ही चाहिए, क्योंकि बिना जीएस के आप इन एग्ज़ाम्स को नहीं निकाल सकते। तो उसी क्रम में हम लोग आपके पास जीएस के वीडियो पहुंचाते जाएंगे। आज हमने पहला विषय लिया है इतिहास, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो है इतिहास विषय। तो सबसे पहले इतिहास विषय शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि इतिहास है क्या। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि इतिहास विषय क्या है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी और उसे बतानी पड़ेगी कि इतिहास विषय आखिर है क्या। तो हम लोग चलिए सबसे पहले चलते हैं इतिहास क्या है इस बात पर। यदि आपसे कोई पूछे कि इतिहास क्या है, तो इसका पहले तो इतिहास का हम लोग संधि विच्छेद कर ले तो बात ज़्यादा क्लियर होगी। इतिहास का संधि विच्छेद है इति धन हा, इति धन हा प्लस सा, अर्थात इसका अर्थ हुआ ऐसा हुआ था। एक ये तो शब्द के अंदर का अर्थ मैंने बताया, परंतु यदि व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे तो इतिहास का अर्थ है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन, लेकिन ये बात अधूरी है। सिर्फ यदि मैं कह दूं कि अतीत का अध्ययन इतिहास है, तो ये बात अधूरी है। इसमें एक शब्द मिस हो गया है। हालांकि आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग जब उनसे पूछा जाता है कि इतिहास क्या है, तो यही बात कहते हैं कि इतिहास अतीत का अध्ययन है, परंतु ये बात अधूरी है। अतीत का अध्ययन सिर्फ इतिहास नहीं है। इतिहास है अतीत का साक्ष्य आधारित अध्ययन। ये सब पूरे इतिहास में आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आने वाली है। साक्ष्य, इसी को हम लोग स्रोत भी कह देते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे तो आप उसे अब पूरी बात बताइएगा कि इतिहास अतीत का साक्ष्य आधारित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? साक्ष्य आधारित अध्ययन है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने समझ ली कि इतिहास क्या है। एक तो उसके शब्द से अर्थ समझा कि ऐसा हुआ था, वो इतिहास है। दूसरा, अतीत का अध्ययन ना कहिएगा, अतीत का साक्ष्य आधारित अध्ययन है इतिहास, क्योंकि इतिहास में कन्फर्मेशन होनी चाहिए। कन्फर्मेशन अर्थात आपके पास स्रोत, ठोस साक्ष्य होने चाहिए अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, तभी कोई बात इतिहास बनती है। कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि स्रोत क्या है, तो स्रोत अगर आप जानेंगे तो स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, और इन्हीं तीनों प्रकार के स्रोत में से अगर कोई एक स्रोत या तीनों प्रकार के स्रोतों में कोई बात हमको मिल जाती है, तो उसे हम लोग इतिहास का भाग बना लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्रोत कितने होते हैं इतिहास जानने के। तो आप जानेंगे पहले साहित्यिक स्रोत, दूसरा आप जानेंगे
यदि कोई विदेशी विवरण मिलता है हमें। और तीसरा पुरातात्विक। यदि मैं बात करूं इन तीनों स्रोतों में यदि हमें कोई बात मिलती है तो हम उसे इतिहास का भाग बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक साहित्यिक स्रोत है। इस बात का प्रमाण हमें मिल जाता है कि मौर्य वंश में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये बात हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलती है। तो ये साहित्यिक स्रोत का हिस्सा हो गया। यदि मैं बात करूं विदेशी विवरण की, तो आप जानते हैं कि हिंद और यूनानी आए, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से बताया। तो ये विदेशी विवरण का पार्ट जो है आपका एक स्रोत हो गया जो कि विदेशी विवरण से प्राप्त है। ये भी आपका कंफर्मेशन हो गया। जैसा कि मैंने बताया, आपको इतिहास के लिए कंफर्म बात पता होनी चाहिए, तभी कोई बात इतिहास बनेगी। और कंफर्मेशन के लिए आपको इन तीनों स्रोतों में से किसी एक स्रोत के साथ जाना होगा, या तीनों स्रोतों के साथ भी जा सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत यदि मैं बात करूं, पुरातत्व का अर्थ होता है भूमि के भीतर, अर्थात भूगर्भ से प्राप्त वस्तुएं, जिनका अध्ययन करके हम उनकी काल संरचना के बारे में बात कर सकते हैं। ये आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है, ये बात हो गई कि इतिहास क्या थी। इतिहास अतीत का साक्ष्य आधारित अध्ययन था, जिसमें हमने साक्ष्यों के बारे में 3 बातें पढ़ी। एक साहित्यिक स्रोत, दूसरे पुरातात्विक स्रोत तथा तीसरे विदेशी विवरण। इन तीनों स्रोतों में से जो बातें प्राप्त होती हैं वो इतिहास का भाग है। अब हम लोग इसी क्रम में तो जैसे कि हम लोगों ने बात कर लिया कि इतिहास क्या है, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें इतिहास आपको किसका पढ़ना है। तो आप जैसा कि जानते हैं, इतिहास हमें अपने प्यारे देश भारत का पढ़ना है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक बड़ा ही रोचक विषय हमारे सामने उत्पन्न हुआ भारत के नाम को लेकर। भारत का नाम यदि आप देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि यदि विदेशियों की बात करें, विदेशियों में जो यूनानी थे, उन्होंने हमारे देश भारत का नाम इंडिया रखा। यदि मैं मध्यकाल में आऊं, मध्यकाल में भारत का नाम हिंदुस्तान हो गया। यदि आप कहेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आपको प्राचीन इतिहास में जाना पड़ेगा। और प्राचीन भारत में जन अर्थात कबीला, तो आपको वैदिक काल में ये बात पता चलेगी कि बहुत सारे कबीले थे जिन्हें जन कहा जाता था। उसी कबीलों में से एक कबीला था भरत, अर्थात भारत का नाम इसी कबीले के एक राजा भरत से पड़ा, जिसे हम भारत कहते हैं। ठीक है, तो हमें इतिहास किसका पढ़ना था? भारत का, जिसमें मैंने बताया कि यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, मध्यकाल के लेखकों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, तथा भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो भारत का नाम भारत एक कबीला था प्राचीन भारत में, भरत, जिसके नाम पे भारत का नाम
भारत पड़ा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले बात पर। जैसा कि मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में बता दिया कि 3 स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मौर्य काल की। तो जिन्होंने हिस्ट्री का कुछ भाग पढ़ा होगा वो कहेंगे कि मौर्य काल तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले भी कुछ टॉपिक आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मौर्य काल है ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है प्राचीन हिस्ट्री का, इसीलिए मैं सबसे पहले इस विषय को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इस टॉपिक को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इससे पहले के टॉपिक मैं किसी दिन और दिन वीडियो बनाकर क्लियर करा दूंगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले के टॉपिक क्या क्या हैं। तो आप देखेंगे कि पाषाण काल, सबसे पहले पाषाण काल आता है हमारे प्राचीन इतिहास में, सबसे पहले पाषाण काल आता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसके बाद वैदिक काल आता है, और वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है, और महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आता है। तो मैंने आपके ये 4 टॉपिक अभी छोड़ दिए हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर गया हूँ मौर्य काल में, क्योंकि मौर्य काल से आप प्रश्नों का आवेग देखोगे तो आपके यूपीपीसीएस में या आपका यूपीएससी हो या आरओ हो, वहाँ से मौर्य काल को लेकर बहुत प्रश्न बनते हैं। इन टॉपिकों से ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं बनते, परंतु कभी कभार जो है 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो हम इस पर ज़्यादा एनर्जी न खर्च कर कर अपनी पूरी एनर्जी मौर्य काल पर खर्च करते हैं, और उसके बाद मैं आपको मौर्योत्तर काल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको गुप्त, और उसके बाद गुप्तोत्तर, उसके बाद मैं इन 4 टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन 4 टॉपिक्स को मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक होगा मौर्य काल। तो दोस्तों अब हम लोगों मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य काल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी विषय को पढ़ेंगे प्राचीन भारत में तो सबसे पहले हम स्रोतों की बात करेंगे। यदि आपको मौर्य वंश पढ़ना है तो आपको ये जानना होगा कि मौर्य वंश, आखिर मौर्य वंश को जानने के साधन कौन कौन से हैं। देखिए, हमेशा ये रहेगा कि साधन 3 ही होंगे, एक साहित्यिक स्रोत होगा, एक पुरातात्विक स्रोत होगा, और एक विदेशी विवरण होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि मौर्य वंश को जानने के लिए हम किन साहित्यिक स्रोतों का सहारा लेते हैं, किन पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लेते हैं, तथा किन किन विदेशी विवरणों का सहारा लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि पहला आपने देखा साहित्यिक स्रोत, यदि हम मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल को जानने के लिए हमें किस साहित्यिक साधन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो साहित्यिक साधनों में हमें वैदिक काल के पुराणों से, कुछ ऐसे पुराण हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तथा आप सब जानते हैं कौटिल्य, जिनका नाम था, उपनाम जिसे कहेंगे विष्णुगुप्त। यदि प्रश्न आ जाए कि विष्णुगुप्त किसका पुराना नाम था तो आप कहेंगे कौटिल्य का। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध अर्थशास्त्र विषय से बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप एकदम क्लियर रखिएगा कि प्रश्न ये भी बनता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किस शास्त्र से है, तो आप कहेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य का पुराना नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, अब एक गुप्तकालीन हमें रचना मिलती है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्यकालीन विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। ये साहित्यिक स्रोत हैं, देखिए साहित्यिक अर्थात लिखे हुए स्रोत। तो अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में यदि हम बात करेंगे
तो दीपवंश एवं महावंश और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दिव्यावदान, उससे हमें पता चलता है मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत में ये है। और जैन धर्म के एक लेखक हैं, जैन धर्म से संबंधित भद्रबाहु, उनकी एक पुस्तक है कल्पसूत्र, जैसे कि आप देख रहे हैं भद्रबाहु की है कल्पसूत्र। और जैन से ही संबंधित एक लेखक है हेमचंद्र, इन्होंने लिखी है एक पुस्तक परिशिष्ट पर्वन। इन साहित्यिक स्रोत, ये केवल साहित्यिक स्रोत हैं, इस बात को ध्यान में दीजिएगा, ये केवल साहित्यिक स्रोत हैं, अर्थात लिखी हुई पुस्तकें हैं जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप कहेंगे क्या इससे क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि साहित्यिक स्रोत बताइए मौर्य काल को जानने के लिए, पूछ भी सकता है, यूपीएससी ऐसा करती है, यूपीएससी ऐसा प्रश्न बना सकती है, परंतु आप स्टेट पीसीएस और आरओएआरओ और अन्य अदर एग्जाम्स की बात करेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। मैं बता देता हूँ कि कौटिल्य ने किस पुस्तक को लिखा, अर्थशास्त्र, एक प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय के बारे में जानकारी देता है, तो आप उत्तर देंगे राजनीतिक विज्ञान और प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देता है, अर्थशास्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं। तीसरा प्रश्न बनेगा कि कौटिल्य का पुराना नाम, तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त। चौथा प्रश्न बनेगा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना थी। ठीक है, उसके बाद यहां से तो नहीं प्रश्न बनेगा, परंतु फिर यहाँ जैन धर्म के स्रोतों, जैन धर्म से संबंधित जो लेखक हैं भद्रबाहु, इनकी पुस्तक पूछ ली जाएगी कल्पसूत्र। और ये याद रखिए इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बनेगा तो 50% से ज्यादा बच्चे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भद्रबाहु, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबको पता है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस भी लगभग सबको पता है, परंतु ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि कल्पसूत्र किसकी रचना है। यदि ऑप्शन में डाल देगा कि किसकी रचना है तो आप बता नहीं पाएंगे, इसीलिए याद रखिएगा भद्रबाहु की। उससे भी अगर डीप जाएगा तो आपसे पूछ सकता है परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है, हेमचंद, या आपको मैच द फॉलोइंग, ये चारों नाम दिए जा सकते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से बन के आएगा, याद रखिएगा। भद्रबाहु की कल्पसूत्र हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन है। ठीक है, बात करते हैं अब पुरातात्विक साधनों की। जब भी मैंने अभी आपको बताया कि पुरातात्विक की बात करेंगे तो पुरातात्विक साधन में हमारे पास 3 चीजें आती हैं। पहला आता है अभिलेख, दूसरा आता है स्मारक और तीसरा आता है सिक्के। इन तीनों से हम भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातत्व से आपको कोई पूछे कि किस तरीके के जीवन के बारे में पता चलता है, तो भौतिक जीवन, किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, कैसी वेशभूषा थी, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, ये भौतिक जीवन के बारे में पुरातत्व से हमें पता चलता है। क्योंकि पुरातत्व अर्थात जमीन के भीतर की जो चीजें हैं, उन जमीन के भीतर की चीजों से हम कार्बन डेटिंग से उस काल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि उस काल में किस प्रकार की चीजें प्रयोग में लाई जा रही थी। तो हम वहाँ के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पुरातात्विक साधनों से। पुरातात्विक साधनों में यदि स्मारक की बात करेंगे तो स्मारकों में, सिक्कों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे जो राजा हुए, उन्होंने जो भी सिक्के जारी किए, जो भी स्मारक जारी बनवाए उनसे। और एक यहाँ पर आता है अभिलेख। अभिलेख इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभिलेख जो है, अशोक ने करीब 40 से ज्यादा अभिलेख खुदवाए हैं और उन अभिलेखों में बातें बताई गई हैं धर्म की नीति या धम्म की नीति जिसे कहते हैं, उस बारे में। तो आप अभिलेख का मतलब होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अभिलेख का मतलब होता है पत्थर पे लिखे लेख। किस पर? पत्थर पर लिखे लेख। किस पर? पत्थर पर लिखे लेख। पहला
गुहा, गुहा अर्थात गुफाओं पर भी लेख मिल सकते हैं। दूसरा आपको शिला, शिला अर्थात चट्टानों पर भी लेख मिल सकते हैं। तीसरा आपको स्तंभों पर भी लेख मिलते हैं। और अशोक ने इन तीनों प्रकार के चीजों में अपने लेख खुदवाए हैं। तो अशोक के अभिलेख, मैं सारे अभिलेख बताऊंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट है मैं सारे अभिलेख बताऊंगा। ये आपको मैं केवल बता रहा हूँ कि अगर आपको मौर्य काल के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से पूरा इतिहास तैयार किया गया है मौर्य काल के मौर्य काल में। मौर्य काल के लिए इतिहासकारों के द्वारा इन साधनों का प्रयोग करके मौर्य काल का इतिहास लिखा गया है। तो उस क्रम में पुरातात्विक साधनों में मैंने बताया स्मारक, सिक्के और अभिलेख। अभिलेखों में अशोक का अभिलेख और एक शासक है शक शासक रुद्रदामन, उसका जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक क्षत्रप का, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो उसका जो लेख है ये भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इन चीजों से हम मौर्य काल पढ़ सकते हैं। तो मैंने पूरा बैकग्राउंड तैयार कर दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक। उसके बाद हम सारे जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि उसका प्रशासन और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, और इस प्रकार आपका मौर्य काल खत्म हो जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो आज ध्यान दीजिएगा, आज आपको इंपॉर्टेंट बातें क्या पता की बताई गई हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का पुराना नाम विष्णुगुप्त, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, भद्रबाहु की कल्पसूत्र, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन, ये बुक्स हैं, ठीक है। और अशोक के करीब कितने 40 से ज्यादा अभिलेख की जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से मिले हुए हैं, ठीक है। और शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है कहाँ से? गुजरात से। उसके बारे में बताया गया है। विदेशी विवरणों में यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना था। अर्थात सेंड्रोकोटस जो है, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस को किससे तदात्म किया है? तदात्म का अर्थ है किससे जोड़ा है। तो विलियम जोन्स नामक जो इतिहासकार थे हमारे, उन्होंने सेंड्रोकोटस, जो यूनानी अपनी पुस्तकों में सेंड्रोकोटस लिख गए थे, उसको चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा है। विदेशी विवरण में हमें ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। एक मेघस्तनीज के बारे में पता चलता है, जो कि किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में के शासनकाल में आया था मेघस्तनीज। इसने इंडिका लिखी है। तो आप पूछेंगे क्या इंडिका आज मौजूद है? तो उत्तर है नहीं, आज इंडिका मौजूद नहीं है। इंडिका जो है, कुछ पुराने लेखक थे, उन्होंने इंडिका की कुछ बातें अपनी पुस्तकों में लिखी है, जैसे स्ट्रैबो और जस्टिन जैसे लेखकों ने इंडिका की बातें अपनी पुस्तकों में लिखी हैं, जिसका विवरण हमें प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हम मान सकते हैं कि इंडिका में मौर्य वंश का जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेघस्तनीज आया था, और मेघस्तनीज को किसने भेजा था? मेघस्तनीज को सेल्यूकस, राजा सेल्यूकस ने भेजा था। तो चलिए आज का विषय हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और हाँ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए।